वहीं पे खत्म कर दूंगा। 11th में क्या क्या बाकी है? वैसे देखो जीओसी 1-2 तो 12th में ही करवाते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर चल रहा है 12th का पोर्शन, देखो लेकिन एक बार जरूर है, इस बार ना सिलेबस चाहे ऑनलाइन हो चाहे कुछ भी हो, सिलेबस अपना 15 अक्टूबर तक खत्म कर दूंगा, चाहे ऑफलाइन करना पड़े। ऑफलाइन अपन कुछ ना कुछ कर लेंगे, क्योंकि ना मुझे अगर आइडिया थोड़ा भी पता चल गया ना कि ये लोग कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, तो मैं वहां कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगा ऑफलाइन का। अपन रात को क्लास लगाया करेंगे 2 to 5, लेकिन खत्म करेंगे, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बेटा जितनी जल्दी सिलेबस खत्म होगा उतना ज्यादा फायदा होता है, पता। अपन सिलेबस जल्दी खत्म करेंगे इस बार, है ना। चल शुरू कर लेते हैं अपन, मतलब अभी स्कूल का भी पार्ट है, तो थोड़ा सा शुरू करते हैं। अच्छा, और एक बात और है, एस और पी अभी तक अपन ने डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन नहीं भेजे। आपको क्वेश्चन भेजने हैं मुझे, एस ब्लॉक के क्वेश्चन नहीं भेजे मैंने, क्योंकि ना डिस्कशन नहीं है। तुम लोग एक बार डिस्कस कर लो एस और पी, तो अपन टेस्ट दे सकते हैं। एस ब्लॉक कहाँ डिस्कस हुआ था? एस ब्लॉक डिस्कस हो गया था ना, एस ब्लॉक डिस्कस हो गया था क्या? थोड़ा हुआ था। हाँ, तो एक काम करेंगे ना अपन, एस और पी ब्लॉक नेक्स्ट जो भी क्लास होगा उसमें अपन एस और पी ब्लॉक डिस्कस कर लेंगे। एस और पी ब्लॉक डिस्कस करके मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, तो क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, फिर अपन डाउट डिस्कस कर लेंगे उसके। चलो अभी शुरू करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, हाँ, एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन भी बचा हुआ है। रियल गैस में तो कर लिया था अपन ने, रियल गैस वाला कर लिया था एक्सरसाइज 2। रियल गैस ऑनवर्ड्स नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम ऑनवर्ड्स। रियल गैस का तो एक दिन हमने कर दिया था, है ना। हाँ, रियल गैस का तो कर दिया था, आइडियल भी कर दिया था, दोनों हो गए। तो मैंने आइडियल गैस और रियल गैस दोनों कर लिए थे। फिर उस दिन मैंने कहा भी था कि केमिकल इक्विलिब्रियम ऑनवर्ड अपन करेंगे, तो अपन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी होगा। बॉन्डिंग का भी बाकी है, बॉन्डिंग तो कर लिया था ना उस दिन, उसी दिन तो किया था, बॉन्डिंग किया तो था बेटे। अरे एक दिन मैंने बैठ के उसमें नहीं, टैब पे, पेन टैब पे लेके फिर डिस्कस किए थे अपन ने क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2 तो कर लिया था अपन ने रियल गैस तक। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी डाउट क्लास लगा देंगे। अच्छा, तुम्हारे बैच में नहीं हुआ था, ठीक है, चलो कर लेंगे, कोई बात नहीं। अभी अपन फिर कंटिन्यू रखते हैं। हाँ, बहुत कम बच्चे आए थे उस दिन, मुझे पता है ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम बच्चे आए थे। बच्चे मतलब कम आएंगे तभी तो अपन उसमें फायदा उठाएंगे, कि भाई जिसके डाउट्स है उसने पूछ लिया, और फिर उसके बाद फिर अपन फायदा उठाते हैं उसका, कि तुम लोग आए नहीं थे, मैं क्या करूँ, है ना। लेकिन अपन उससे फिर से डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलो अपन बेटा डिस्कस करते हैं। देखो अब तक ना अपन ने जो पढ़ा उसमें सिस्टम, सराउंडिंग, टाइप ऑफ सिस्टम, ये सब अपन पढ़ते रहे। अपन ने अच्छे से समझा कि वर्क डन क्या होता है ना। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is, except temperature difference, any form of change of energy is called work done. और अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो एनर्जी, इफ द एनर्जी इज फ्रॉम द टेम्परेचर डिफरेंस, तो अपन कहते हैं उसे हीट एनर्जी। डेल्टा ई लास्ट टाइम मैंने आपको बताया, कैलोरीमेट्री लास्ट टाइम मैंने आपको बताया, तो अपन ने डिस्कस किया। अब इस चैप्टर में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि व्हाट इज रिवर्सिबल एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस व्हिच टेक प्लेस वेरी स्लोली, उसमें अपन मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। और इरिवर्सिबल प्रोसेस व्हिच टेक प्लेस सडनली, तो उसमें अपन को सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशंस ही पता होते हैं, इन बिटवीन क्या कंडीशंस हुए वो अपन को पता नहीं।
तो अपन कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो पहले मैं एक थोड़ा सा पार्ट कर लेते हैं अपन आइसोथर्मल कंडीशंस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस को अपन डिस्कस करते हैं। मेनली क्वेश्चंस आइसोथर्मल और एडियाबैटिक से ही आता है। मेनली क्वेश्चंस जो अपन डिस्कस करेंगे उसी से ही होता है, बाकी वो हीट गिवन, वर्क डन, डेल्टा ई कितना, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले, फिर क्वेश्चंस करते हैं, फिर क्वेश्चंस करने के बाद टाइम बचेगा तो अपन और पढ़ेंगे। मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूं कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। सो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस पर तो हमें वर्क कैलकुलेट करना है, हम हीट कैलकुलेट करेंगे हम, राइट ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या अपन से पूछ सकते हैं वो सारा पार्ट अपन डिस्कस करेंगे। बट आइसोथर्मल प्रोसेस में अभी अपन जो कैलकुलेशन करेंगे वो सारे के सारे ये सोच के कर रहे हैं कि गैसेस में नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे और एक्सपेंशन और कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, और हमें जो पढ़ना है वो प्रेशर, वॉल्यूम, एक्सपेंशन, कंप्रेशन। वर्क डन डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। अपन ने वर्क डन मतलब वैसे तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, मास इनटू ग्रेविटेशनल इनटू हाइट, वो भी वर्क डन ही होता है। पोटेंशियल अगेंस्ट द ग्रेविटी और टुवर्ड्स द ग्रेविटी, उससे अपन साइन लिख लेते हैं। तो अपन उस टाइप से ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, मतलब अगर अपन अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहे हैं तो माइनस mgh लाइक दैट अपन बना सकते हैं। लेकिन जो भी अपन को पढ़ना है वो प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क डन से ही अपन को क्वेश्चन आते हैं, अपन वही पढ़ेंगे। एक और पार्ट अपन करके रखेंगे ना, जिससे कि सिलेबस डिले भी होता है, उसका रीजन होता है आउट ऑफ सिलेबस जाना। उसको अपन बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे, जो भी आउट ऑफ सिलेबस है आप मत बताओ उसको। अब बस उसके क्वेश्चंस बता दो कि आउट ऑफ सिलेबस है, इनको छोड़ दो। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब, अब आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस। सो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो अपन कहेंगे भाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू 0 बिकॉज डेल्टा ई इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अपन ने पढ़ा था ना, डेल्टा ई इज इक्वल टू एम सी वी डी टी। ये डेल्टा है तो इसको भी डेल्टा लो। अब अगर यही कांस्टेंट है तो डेल्टा ई तो कांस्टेंट रहेगा। अब अगर डेल्टा ई कांस्टेंट है इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, बिकॉज डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये क्यों 0 लिखा वो आपको पता है, आप उसको लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा लेकिन आप लिख सकते हो कि आपने ये 0 क्यों लिखा, क्योंकि डेल्टा ई 0 है और एन सी वी डेल्टा टी आपको लिखना था। डेल्टा टी 0 है तो वो 0 है। अब अपन एक बात कहेंगे कि भाई ठीक है, मुझे गिवन रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन की बात करें, वर्क डन इन अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब हो गया कि वॉल्यूम इंक्रीजेस, उसी को तो एक्सपेंशन कहेंगे अपन। अब बस बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि या तो अपन बहुत ज्यादा लिखें या अपने कॉमन सेंस को यूज करके ये देख लें कि आप बताते क्या हो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व। तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन का मतलब, अब एक्सपेंशन में तो ऑब्वियस बात है वॉल्यूम बढ़ेगा, तो अपन पीवी एक्सपेंशन की बात करनी है तो प्रेशर वॉल्यूम लेगा। वॉल्यूम जब छोटा होगा V1, तो प्रेशर बढ़ा होगा P1। इसके स्टेट फंक्शंस मुझे पता है, P1 V1। रिवर्सिबल होगा तो स्लो एक्सपेंशन होता है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ऐसा होगा। तो अपन कहेंगे यहां पर सपोज करते हैं अपन ने लिखा ये V2, एक्सपेंशन किया ना V1 से V2 तक,
आप उसे ऐसे भी बता सकते हो कि भाई पहले मेरे पास जैसे वॉल्यूम V1 है, ये पिस्टन था, बाद में मैंने इसका एक्सपेंशन किया V2 था, और वो जैसे मैंने बताया था ना सैंड रखा हुआ है, वो धीरे धीरे अपन ने हटाया उसको, इसके अंदर गैस। तो अपन कहेंगे ठीक है, यहाँ पर P2 V2 हो गया। अब अपन को एक बात अच्छे से पता है कि यहाँ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। कई बार आप ऐसे भी बोल सकते हो, इनिशियल प्रेशर मेरे पास 1 एटमॉस्फेयर है, बाद में प्रेशर मतलब मेरे पास 2 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम इनिशियल मतलब ये P1 था, ये P2 था, इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास सपोज 5 लीटर था, और बताओ V2 कितना होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमें कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं, हम तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 कर देंगे। आइसोथर्मल है तुमको पता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब एक्सपेंशन कंप्रेशन आप वो अज्यूम कर सकते हो, जैसे आपने बनाया था कि भाई मूवेबल पिस्टन है तो मैं अज्यूम कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर अपन को प्रेशर P2 दिखा, ये P2। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई ये तो वर्क डन तो ये होगा, तो अपन कहेंगे ये तो कर्व आ रहा है, यहाँ पर अगर कर्व आ रहा है तो आप इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करोगे वर्क डन। तो मैं कहूंगा ठीक है, वर्क डन इन अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन विल बी इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। तो अपन कहेंगे भाई इसमें तो dV लिखूंगा, dV क्यों, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर मुझे उस गैस का, जैसे अपन को पिस्टन में ऐसे बना रखा था ना आपने, पिस्टन दे रखा था आपने मुझे, अब कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि अपन को मोल्स ऑफ गैस ना गिवन, तो ठीक है अपन कहेंगे यहाँ P1 दे दो, यहाँ V1 दे दो, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर आप T और दे दो तो मैं अपने आप ही मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा, अब एक्सपेंशन करो या कंप्रेशन करो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो P एक्सटर्नल कितना होगा, अपन कहेंगे उसमें क्या है, P एक्सटर्नल उतना ही होगा जितना यहाँ पर आपने P लिखा होगा, तो P एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू V नॉट। अब अगर आप एक्सपेंशन करोगे तो P चेंज होगा एक्सटर्नल। एक्सपेंशन कब होगा, आपने एक्सपेंशन लिखा मतलब अगर अंदर प्रेशर P1 है और बाहर प्रेशर P एक्सटर्नल है, तो एक्सपेंशन तभी पॉसिबल है जब ये प्रेशर बड़ा हो इससे। अगर ये प्रेशर बड़ा होगा इससे तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर इसके अंदर कितने मोल्स हैं या कितना एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा इनिशियली अपन को पता है, फाइनली कितना एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो भी अपन को पता है, फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो वॉल्यूम से कंपनसेट होगा ना, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अच्छा, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि एक्सटर्नल प्रेशर मतलब बाहर जो प्रेशर प्रेजेंट होता है उसको आप एक्सटर्नल कहोगे, मतलब एक्सपेंशन हुआ तो P2 को आप एक्सटर्नल प्रेशर कहोगे, हाँ बिल्कुल। तो अगर मुझे इनिशियली P1 V1 गिवन है तो मैं P2 बता सकता हूं अगर आप वॉल्यूम का वैल्यू दे दो, वो एक्सटर्नल प्रेशर होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, प्रेशर एक्सटर्नल के लिए तो अगर मुझे PV इनिशियली गिवन होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस NRT अपॉन V कर सकता हूं और DV लिख सकता हूं, और बता सकता हूं कि W रिवर्सिबल विल बी इक्वल टू माइनस, इधर मैं लिख सकता हूं NRT इंटू इंटीग्रेट कर लेता हूं V1 से V2 तक, दैट इज DV अपॉन V को। तो अपने पास आ जाएगा ना वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस माइनस NRT। वैसे मैं NRT को PV भी लिख सकता हूं, क्योंकि PV जितना यहां पर होगा उतना ही PV यहां होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू NRT। अगर मान लो टेम्परेचर मेंशन नहीं है, सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम गिवन है, तो अगर इसका P1 V1 गिवन है तो मैं यहाँ P1 V1 लिख सकता हूँ, एंड दैट विल बी इक्वल टू P2 V2 आल्सो। अगर ये दोनों गिवन है तो मैं उसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि NRT P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ना, एंड दैट विल बी इक्वल टू NRT। ये तो अपन को पता है ना कि भाई P1 V1 इज इक्वल टू NRT, और P2 V2 जब एक्सपेंशन के बाद दैट विल बी आल्सो NRT। भाई एक्सपेंशन के बाद मोल्स थोड़ी चेंज हो जाएंगे एक्सपेंशन, और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, आपने कहा तो है कि आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, वर्क डन रिवर्सिबल विल बी इक्वल टू माइनस NRT, ये अपन को पता है, तो मैं इसको NRT इंटू ln ऑफ V2 अपॉन V1 कर लेता हूं। तो या तो आप मुझे V2 और V1 दे दो, या फिर आप मुझे ऐसे दे दो तो भी चल जाएगा, वर्क डन रिवर्सिबल विल बी इक्वल टू माइनस NRT इंटू ln ऑफ P1 अपॉन P2। Why it is so? Because pressure and volume will be inversely proportional.
भाई अगर आपके पास P1 V1 गिवन है तो इनमें से किसी एक को चेंज करोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए अपन P1 अपन V1 P2 लिख सकते हैं। दिस इज हाउ आई विल कैलकुलेट द वर्क डन। अब अगर वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव आया, अगर वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव आया, वैसे अपन को पता है कि जब आप एक्सपेंशन करोगे तो V2 का वैल्यू बड़ा होगा V1 से, एक्सपेंशन, तो वर्क डन नेगेटिव आने वाला है। और वर्क डन अगर नेगेटिव आएगा तो क्यू पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन अगर नेगेटिव है तो क्यू का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। तो फिर ये तो बड़ा इजी है मेरे लिए भाई। अपन को एक बात पहले से, साइन तो पहले से पता है अपन को, आप पहले क्लास में, पहले आप क्लास में बता चुके हो मुझे, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होगा, और डेल्टा वी मतलब V2 माइनस V1। एक्सपेंशन में V2 बड़ा होगा V1 से, वर्क डन नेगेटिव क्यू पॉजिटिव। मतलब अगर W का मैग्नीट्यूड आ गया अपने पास, मान लो W अपने पास आया -5, तो Q हो गया +5। तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, बस साइन डिफरेंट रहेगा। वो डिपेंड करेगा, आपने एक्सपेंशन किया है तो ये बड़ा होगा इससे, नेगेटिव होगा। अगर कंप्रेशन किया हो तो ये छोटा होगा इससे, वर्क डन पॉजिटिव क्यू नेगेटिव। तो फिर आप कंप्रेशन की बात करोगे, मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, वर्क डन कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको न्यूमेरिकल भी दूंगा, लेकिन अपन को सीधा सीधा दिख रहा है ना उससे कैसे कैलकुलेट करना होता है। अब एक बार आप रिवर्सिबल कंप्रेशन की बात करें, अगर मैं रिवर्सिबल कंप्रेशन की बात करूं, पहले एक्सपेंशन की बात करते हैं, क्योंकि एक एक बार फिर अपन साइड में उसका, क्योंकि अपन को साफ साफ देखे ना, पहले एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, इररिवर्सिबल एक्सपेंशन। फर्क नहीं पड़ेगा, अपन किसी से भी कर सकते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा, हमें तो बस थीम से मतलब है कि आप क्या बताने वाले हैं। इररिवर्सिबल का मतलब सडन रिएक्शन होता है, सडन एक्सपेंशन। इसका मतलब होगा सडन एक्सपेंशन। ठीक है, अब अगर मैं सडन एक्सपेंशन की बात करूंगा तो मैं सडन एक्सपेंशन का मतलब होता है कि आपके पास पीवी वर्क डन लिखना है। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, ये स्ट्रेट नहीं दिख रहा था मुझे, तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा ठीक लगेगा। अभी भी वैसे नहीं है लेकिन चलेगा। अपन क्या करेंगे, मेरे पास इनिशियल प्रेशर, जैसे पिस्टन बनाते हो P1, ये वॉल्यूम V और ये वॉल्यूम V2 है। तो इस वॉल्यूम पे सपोज मैंने इस वॉल्यूम तक उसको एक्सपैंड किया, तो ये प्रेशर हो गया अपने लिए, ये प्रेशर हो गया। अब सडन एक्सपेंशन का मतलब ये हो गया कि भाई मैं ये नहीं बता सकता कि कौन से पाथ फॉलो किया। भाई इसमें तो अपन ने इस स्टेप को मतलब क्या किया था, यहां से यहां तक छोटे 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 बहुत सारे स्टेप में डिवाइड किया, तभी तो अपने V1 से V2 तक इंटीग्रेट किया था लिमिट्स लेके। अब इसमें मुझे पाथ नहीं पता होता कि किस पाथ से आपने एक्सपेंशन किया, तो मुझे ये नहीं पता होगा कि वो एक्सपेंशन ऐसे हुआ, कैसे एक्सपेंशन हुआ, मुझे नहीं पता। तो फिर इररिवर्सिबल में हमको पाथ नहीं पता होता है, किस पाथ से आपने एक्सपेंशन। लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि अगर मुझे ये चेक करना है ग्राफ में कि भाई ये वैल्यूज मुझे गिवन है और मुझे पता करना है कि ये रिवर्सिबल, ये आइसोथर्मल है कि नहीं, तो वो तो इससे चेक करना। भाई अगर जरूरत पड़ी कि मुझे चेक करना है कि ये आइसोथर्मल है कि नहीं, तो मैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ये वैल्यूज दे दो आप, हम अपने आप ही कैलकुलेट कर लेंगे कि वो आइसोथर्मल है कि नहीं। तो ये जो वर्क डन होता है ये इररिवर्सिबल वर्क डन, ये वर्क डन अपने पास रिवर्सिबल होगा और ये वर्क डन इररिवर्सिबल होगा।
तो अपन कहेंगे भाई वर्क डन इररिवर्सिबल में मुझे फाइनल वॉल्यूम पता होता है, इनिशियल वॉल्यूम पता होता है, W विल बी इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू, अब मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाया ना इसको, धीरे 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 धीरे, पहले यहाँ पर dP और यहाँ पर dP, फिर यहाँ पर थोड़ा dP, फिर यहाँ पर dP dV, तो ऐसे अपन ने बहुत सारे स्टेप में, नंबर ऑफ स्टेप में उसको डिवाइड किया। यहां पर अपन लिखेंगे मुझे P1 V1 पता है, P2 V2 पता है, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई इनिशियल और फाइनल तो गिवन है, अब वर्क डन अगर कैलकुलेट करना है तो मैं सिर्फ डेल्टा V लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे इनिशियल और फाइनल के करना, मैं उसको ये वाला पार्ट कैलकुलेट नहीं कर पाया, जो इधर वाला पार्ट था ना, ये वाला पार्ट, ये मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया। अगर V1 V2 सेम है दोनों में, P1 P2 दोनों में सेम है, तो मैं ये वाले पार्ट को कैलकुलेट नहीं कर पाया। तो अपन कहेंगे अगर दोनों का मैग्नीट्यूड कंपेयर किया जाए ना, तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा आएगा इससे। तो अगर अपन से कहेगा कोई कि मैग्नीट्यूड वाइज बताओ किसमें वर्क डन ज्यादा होगा, तो अपन कहेंगे इसमें वर्क डन ज्यादा होगा इससे, तो एरिया देख के बता दो, और इसमें आपको देना पड़ेगा वर्क डन इररिवर्सिबल हो गया, अपन लिखेंगे दैट इज माइनस P एक्सटर्नल इनटू V2 माइनस V1, ये मुझे गिवन होगा। इसका मतलब है मुझे ये पता है कि हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन इन अ इररिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब इररिवर्सिबल वाले केस में कभी अपन डिफरेंशिएट नहीं करेंगे या इंटीग्रेट लिमिट्स को कभी नहीं ले पाएंगे, सडन एक्सपेंशन है ना, तो अपन इसका एरिया कैलकुलेट करके बता दें। यस, द शेडेड रीजन विल बी द टोटल वर्क डन ओनली, तो कभी जरूरत पड़ेगा तो अपन तो ऐसे, ये रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है, अपन एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूज कर ले, मतलब हमें तो एरिया से मतलब था, हमने कैलकुलेट कर लिया, अगर वो रेक्टेंगल का एरिया मुझे गिवन होगा मैं उसी से कैलकुलेट कर लूंगा, दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द पीवी वर्क डन। P external will be always, अब देखना, अगर मान लो, एक बात ध्यान रखो, आप कंप्रेशन करो या एक्सपेंशन करो, आप बार बार मुझे बता रहे हो यहां पर लिख के कि P एक्सटर्नल है, अगर मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं तो ये तो पक्का हो गया कि एक्सपेंशन में, फॉर एक्सपेंशन P एक्सटर्नल इज लेस देन P इंटरनल, इसके अंदर P इंटरनल है, और P इंटरनल और P एक्सटर्नल, तो इसका और इसका, तो अगर एक्सपेंशन करना है तो ये वैल्यू ज्यादा होगा इससे। कैसे, अपन ने एक ब्लॉक रखा हुआ है, अब इस ब्लॉक की वजह से जो mg फोर्स लग रहा होगा वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे भाई, इस पे P इंटरनल विल बी इक्वल टू व्हाट, P एक्सटर्नल प्लस प्रेशर ड्यू टू द ब्लॉक, फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे अपन उसको, प्रेशर फोर्स अपॉन, इसको अपन ने उठा लिया ब्लॉक को, तो ये सडन एक्सपेंशन होता है, तो इसका मतलब है जो फाइनल प्रेशर होगा, जो आप P2 लिख रहे हो ना, दैट विल बी द P एक्सटर्नल फॉर अस, क्योंकि ये एक्सपेंशन जैसे ब्लॉक हटा हो गया, ये उतना एक्सपेंड करेगा जिससे कि बाहर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर अंदर प्रेशर हो जाए, तो अपना ये हो जाएगा प्रेशर एक्सटर्नल, मतलब फाइनल प्रेशर जहां तक एक्सपेंशन। किसी को डाउट? एवरीबॉडी का। अब अपन क्या करेंगे, तो फिर इसको कैसे समझेंगे, तो अपन कहेंगे देखो ना, इसमें आपने कहा था ना कि यहां पर अगर जो अपन यहां पर सेंट रखेंगे, एक एक सेंट को हटाएंगे अपन यहां से, इसका मतलब है प्रेशर इंटरनल जो होता है, अगर एक्सपेंशन की बात करेंगे तो बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए उसमें डीपी जैसा, मतलब बहुत कम डिफरेंस होगा, तो एक एक ऐसे धीरे 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 अपन सेंट को हटाते रहेंगे, तो इन दोनों में डिफरेंस जब बहुत कम होगा तो अपन लिखेंगे, मतलब यहां पर पी एक्सटर्नल जो था वो पी इंटरनल इंटू डीपी के बराबर होगा, और डीपी बहुत छोटा होगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अगर स्लो एक्सपेंशन भी करना है तो इसका प्रेशर थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, ये प्रेशर थोड़ा सा ऑलमोस्ट इसके बराबर होना चाहिए एक्सपेंशन के लिए, पी इंटरनल प्लस डीपी शुड बी इक्वल टू, अब अपन प्रेशर जो टोटल इस पे लगा रहे हैं, तो इसका प्रेशर अगर ज्यादा होगा इससे तभी एक्सपेंशन पॉसिबल है,
तो इसका प्रेशर ज्यादा कितना, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तो अपन लिखेंगे dp will be equal to p ऐसे करना पड़ेगा। तो एक्सपेंशन के लिए अंदर का प्रेशर अगर ज्यादा है बाहर के प्रेशर से तो ही एक्सपेंशन पॉसिबल है। बता देंगे भाई एक्सपेंशन, भाई आप बात करते हो सडन एक्सपेंशन में तो ब्लॉक रख देते हो, आप उठा के बता देते हो कि भाई फट से वो सडन एक्सपेंशन में अपन को नहीं पता ना कितना स्पीड से वो ऊपर की तरफ गया सडन एक्सपेंशन के लिए। लेकिन स्लो में आप क्या करते हो कि बहुत इन दोनों में जो डिफरेंस है ना प्रेशर का वो बहुत कम रखते हैं ताकि वो धीरे धीरे क्वासी स्टैटिक, हमको एक स्टैटिक सिस्टम जैसे लगे उस टाइप से आप कैलकुलेट। ठीक है, अब क्वेश्चन भी देंगे अपन, क्वेश्चन भी करेंगे इसमें काफी कुछ, क्योंकि अपन हमारी मर्जी फिर इसमें मतलब अब वॉल्यूम है तो सिंस टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए अपन उसमें मतलब टेम्परेचर यूज नहीं कर रहे, नहीं तो अपन यूज कर सकते थे वॉल्यूम को। अपन को पता है अपन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, दैट इज, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए अपन उसको वैसे नहीं लिख रहे, नहीं तो अपन लिख सकते थे भाई पी एक्सटर्नल यहाँ पर P2 हो, तो मैं इसको P2 लिख सकता हूँ, V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज nRT2 अपॉन दैट इज P2 माइनस, मैं यहां पर लिख सकता हूँ वॉल्यूम को दैट इज nRT1। अब आपने बोल रखा है कि आइसोथर्मल है तो T1 T2 थोड़ी अलग अलग होंगे, तो एक जैसे होंगे, तो इधर T हो जाएगा, इधर भी T हो जाएगा और इधर हो जाएगा P। nRT को बाहर ले लेते हैं, P2 और ये अगर इक्वल है तो ठीक है ना, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, कैलकुलेट कर लूंगा, माइनस P एक्सटर्नल, अगर ये दोनों बराबर है P2 और ये, क्योंकि वो तो बराबर होंगे अगर वन स्टेप एक्सपेंशन है, अगर वो दोनों बराबर है तो अपन कहेंगे भाई माइनस, और इसको मैं एनआरटी को बाहर ले लेता हूं और यहां पर लिख लेता हूं 1 माइनस P2 अपॉन P1। तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी लगने लगेगा कि भाई एनआरटी इंटू P2 अपॉन P1, P फाइनल अपॉन P इनिशियल, तो डिपेंड करेगा क्या आगे मैंने उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करते हैं। एक्सटेंसिवली हम आइडियल गैस यूज कर सकते हैं, तभी तो मैं बोल रहा हूं अगर इसकी जगह मैं P1 V1 भी लिख सकता हूं या P2 V2 भी लिख सकता हूं, जरूरत पड़ेगी तो। मान लो टेम्परेचर का मेंशन नहीं है, सिर्फ पीवी मेंशन है, तो भी मैं वर्क डन कैलकुलेट, एनआरटी की जगह में पीवी लगेगा। अब मान लेते हैं तुमको गिवन है, ये तो था ना, तो मैं ये वाले पार्ट को हटा रहा हूँ, इस वाले पार्ट वो कंपैरिजन के लिए वैसे लिख रहा हूँ कि अपन कंपेयर कर पाए कि अपन को कब क्या बोलना है। थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ क्योंकि ये वाले पार्ट की अपन को जरूरत नहीं है, वो तो अपन को ऑलरेडी पता है, वो दिखना चाहिए नीचे वाला, ये पार्ट दिखना चाहिए, तो मैं इस वाले पार्ट को हटा रहा हूँ, वो तुम कॉमन ले सकते हो। अब मैं लिखता हूँ दूसरा, अब अपन कंप्रेशन की बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं, कंप्रेशन की बात। तो अपने लिए रिवर्सिबल एक्सपेंशन था ये इरिवर्सिबल एक्सपेंशन था। अब कंप्रेशन की बात करते हैं, तो रिवर्सिबल कंप्रेशन की बात करता हूं, और रिवर्सिबल कंप्रेशन, तो ठीक है अपन कहेंगे भाई रिवर्सिबल कंप्रेशन के लिए करना है तो आप ऐसे करोगे, और रिवर्सिबल कंप्रेशन पीवी, तो इसका मतलब है अब आप मुझे ऐसे बता रहे हो रिवर्सिबल कंप्रेशन, जब आप कंप्रेशन की बात कर रहे होगे तो कुछ कुछ पार्ट ऐसे होता है जिसको अपन को मतलब कोई कुछ ना भी दे उसके बारे में तब भी अपन को अंडरस्टूड होता है कि हमें क्या करना है। तो जब कोई कंप्रेशन की बात करेगा तो अपन कहेंगे देखो भाई बाहर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए अंदर वाले प्रेशर से, बाहर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए अंदर वाले पार्ट से, तो पी एक्सटर्नल लिख लेते हैं अपन, पी एक्सटर्नल ज्यादा होना चाहिए इससे पी इंटरनल जो गैस का प्रेशर, तो अगर ये प्रेशर ज्यादा होगा इससे तो वो क्या होगा, अभी अपन मान लेते हैं चलो दोनों प्रेशर इक्वल है, तो अगर मुझे रिवर्सिबल कंप्रेशन करना है तो जैसे आप इस केस में एक एक पार्टिकल को हटा रहे थे, मैं एक एक सैंड पार्टिकल इस पर रखता जाऊंगा, जब आप एक एक सैंड पार्टिकल रखोगे ना तो ये धीरे 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 रिवर्स में मतलब स्लो कंप्रेशन स्लो एक्सपेंशन, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई इसका मतलब है कि जो प्रेशर
एक्सटर्नल है वो डीपी के से, मतलब डीपी ज्यादा है, इससे इक्वल था तो वो स्टैटिक था। तो जब आप सैंड को रखना शुरू करोगे तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि उसके मास की वजह से वो धीरे 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 नीचे जाएगा। तो अपन हर बार 2 सैंड पार्टिकल रखे, ये इनिशियल प्रेशर है P। अब क्या कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम छोटा होगा मतलब पहले अपने पास वॉल्यूम बड़ा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो मेरे पास ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया और प्रेशर मेरे लिए ये। अब ये इनिशियल प्रेशर है और ये मतलब P1 को ही इनिशियल लिखे अपन तो, और भी अच्छा। भाई देख लेना, आपको अगर कोई डाउट हो तो बता दो, मैं F और I लिखना शुरू कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंप्रेशन की बात कर रहे हो, आपको लिखा तो होगा, कम से कम आपने दिया तो होगा कि कंप्रेशन की बात कर। तो अपन क्या करेंगे, जब रिवर्सिबल कंप्रेशन मतलब थोड़ा सा, जब 2 पार्टिकल रखे तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम भी तो डिक्रीज होगा, तो ऐसा हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो यहां डीपी लिख लेता हूं और यहां डीवी कर देता हूं। 2 पार्टिकल और रखे, हाँ तो फिर यहां पर लिख लेता हूं, यहां dv2 लिख लेता हूं, यहां dp2 लिख लेता हूं। और 2 पार्टिकल रखे तो अपन कहेंगे फिर वॉल्यूम और कम हो गया, तो अपन कहेंगे ठीक है, यहां पर dp3 लिखता हूं, यहां पर मैं dv3 लिख। तो जब मैं इन सबको ज्वाइन करूंगा ना कि चलो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर मैं यहां तक कैलकुलेट करना है मुझे, मतलब ये मेरे लिए P2 है, V2 हो गया और ये मेरे लिए P2 हो गया। अब कंप्रेशन करेंगे अपन तो ऑब्वियस सी बात है, अब कंप्रेशन के केस में ऐसे होगा, कंप्रेशन के केस में अगेन अपन क्या करेंगे, भाई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा क्योंकि सेम चेंज नहीं होगा, ये प्रोडक्ट है पीवी का ग्राफ, प्रोडक्ट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है, ये लो। तो अपन कहेंगे अच्छा आप यहां पर एक्सपेंशन बता रहे थे मुझे, यहां पर आप एक्सपेंशन बता रहे थे, लेकिन आप यहां पर मुझे कंप्रेशन बता रहे हैं, मतलब अब P1 V1 यहां पर है और P2 V2 यहां पर है, ये फाइनल आंसर है। और P1 V1 इजिकल टू P2 V2 है, इसका मतलब अपन को पता है दैट इज राइट। तो P1 V1 और P2 V2 अगर इक्वल है तो अपन को पता है कैसे अपन को बताना है, वो आइसोथर्मल प्रूफ करने के लिए अपन बता सकते हैं। अब अगर अपन कैलकुलेट करें तो इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो अपन कहेंगे कैलकुलेट करो, ये पूरा वर्क डन ही तो है, एरिया डन का वर्क डन इन रिवर्सिबल कंप्रेशन। जैसे यहां पर अपन ने लिखा था इसमें वर्क डन इन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, वर्क डन इन इरिवर्सिबल कंप्रेशन, अपन कहेंगे वर्क डन इन दैट इज रिवर्सिबल कंप्रेशन, तो अपन लिख सकते हैं भाई वर्क डन इन रिवर्सिबल कंप्रेशन विल बी इक्वल टू माइनस, अब रिवर्सिबल है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना मुझे, P एक्सटर्नल जो कि P2 के बराबर होगा, एक्सटर्नल मतलब अपन ने कंप्रेस करके कितना एक्सटर्नल प्रेशर पे आके रोक दिया उसको, अंदर के प्रेशर, बाहर के प्रेशर को P एक्सटर्नल बोलते हैं, ये अपन को समझ में आ रहा है। P एक्सटर्नल इंटू dV, और फिर अपन को पता है माइनस nRT अपॉन V इंटू dV, तो अगर मुझे वर्क डन लिखना है तो माइनस nRT और V1 अपॉन V2, ऐसे V2 लिख लेते हैं तो सीधे ही लिख देते हैं अपन, dV अपॉन V है तो इंटीग्रेट करके अपन को लिखना था nRT ln ऑफ V2 अपॉन V1। तो ठीक है भाई, अब इस केस में अपन को पता है माइनस दिस इज, ये इनिशियल और फाइनल अपन को पता होना चाहिए है क्या है, ये V1 बड़ा वॉल्यूम होगा, इसमें V1 बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो अपने पास वॉल्यूम और रिवर्सिबल कंप्रेशन, वो मैं बाद में बता दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अपन को समझ में आ गया क्या, क्योंकि मैं काफी पार्ट मतलब काफी चीजों को और डिस्कस करूंगा, इसलिए पूरा कंपैरिजन कर रहा हूं आपस में, ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो कंपेयर करने में कि मुझे करना क्या है एक्चुअली, अब करना क्या चाहते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो ठीक है भाई, ये तो रिवर्सिबल कंप्रेशन की बात है, अब आप इरिवर्सिबल कंप्रेशन की बात करें,
तो अपन कहेंगे अच्छा आपने सीधा ब्लॉक रख दिया ऊपर। ब्लॉक रखोगे तो समझ में ही नहीं आएगा, इसका पाथ ही समझ में नहीं आएगा अपन को, और ये फट से ऐसे कंप्रेस हो गया। मतलब इनिशियल वॉल्यूम मुझे पता था, V2 मुझे पता है, क्या पाथ फॉलो किया ये अपन को नहीं पता, जैसे इसमें था। तो अपन कहेंगे एक बार आप बना के दिखाओ ग्राफिकली कि इसमें आप क्या बता रहे हो, मतलब कैसे आप बनाओगे ये बताओ आप। ठीक है, तो अपन एक बार फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, दैट इज इररिवर्सिबल कंप्रेशन। इररिवर्सिबल कंप्रेशन। अब अगर मैं इररिवर्सिबल कंप्रेशन की बात करूंगा तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इररिवर्सिबल कंप्रेशन मतलब आप ऐसे करने वाले हो पी। फिर ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, मेरे पास इनिशियल प्रेशर, क्योंकि अब आप कंप्रेशन की बात करने वाले हो, मतलब इनिशियली जो वॉल्यूम बढ़ा था, पीवी का ग्राफ लिखने वाले हैं। इनिशियली मेरे पास वॉल्यूम बढ़ा था, तो प्रेशर मेरे पास ये गिवन था, ये प्रेशर था, ये P1 प्रेशर हो। अब जो फाइनल वॉल्यूम होगा, सपोज अपन ने इसको कंप्रेस करके फाइनल वॉल्यूम V2 तक लेके आया, तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा ना, वॉल्यूम कम करोगे तो ये प्रेशर बढ़ गया। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब इसमें आप क्या करोगे, इधर लेके आओगे ऐसे, ये प्रेशर आ गया आपके पास P2, और इधर P1 V1 है। अपन क्या करेंगे, क्या आपको पता है ये किस पाथ से गए आप वहां, ऐसे गए, क्या किया आपको पता? अपन कहेंगे बिल्कुल नहीं पता। ये वॉल्यूम था, ये फाइनल वॉल्यूम है, ये फाइनल प्रेशर है। मतलब मैं जैसे इसमें बोल रहा था ना कि P1 प्रेशर पे था, P2 पे आ गया, तो अपन ने कहा अच्छा वॉल्यूम ये हो गया। मुझे नहीं पता किस पाथ से आप इधर आए, ऐसे आए कैसे आए मुझे नहीं पता, इसमें भी मुझे नहीं पता किस पाथ से आप फॉलो करके आए। मुझे तो ये पता है कि इनिशियली वॉल्यूम ये था, फाइनल वॉल्यूम ये हो गया, प्रेशर ये हो गया, तो वर्क डन ये हो गया, ये वर्क डन। तो इसमें नहीं पता ना अपन को कैसे, मतलब आपने कंप्रेशन किया। तो ठीक है, ये इनिशियल वॉल्यूम था, ये फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल प्रेशर था, ये फाइनल प्रेशर है। तो अपन तो यही कहेंगे भाई कि अगर मान लो अपन ने कहा कि हमने P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो किस पाथ को फॉलो किया मुझे नहीं पता ना, मैंने तो मैक्सिमम ले लिया, ये आएगा कंप्रेशन, इररिवर्सिबल कंप्रेशन। क्योंकि पाथ तो मुझे नहीं पता, अपन सडन कंप्रेशन है ना, तो सडन कंप्रेशन में मुझे नहीं पता वो कैसे, मतलब किस पाथ से सडन कंप्रेस हुआ मुझे नहीं पता। तो जब पाथ अपन नहीं प्रेडिक्ट कर सकते तो क्या करेंगे, राइट? तो अपन बता सकते हैं। अब तुम एक बात देखो, अगर अपन एरिया ऑफ द ग्राफ चेक करें तो सभी में अपन अज्यूम कर लेते हैं कि वॉल्यूम चेंज सेम हुआ और प्रेशर चेंज भी मैंने सेम किया, तो मैक्सिमम वर्क डन किसमें होगा? तो अपन कहेंगे एरिया के हिसाब से मैक्सिमम वर्क डन इसमें होगा, एरिया के हिसाब से मैक्सिमम वर्क डन उसमें होगा ना, मैक्सिमम वर्क डन उसमें एरिया के हिसाब से, राइट? एरिया के हिसाब से अपन कहेंगे मैक्सिमम वर्क डन उसमें होगा, राइट? ठीक है ना, तो एरिया के हिसाब से अपन बता सकते हैं मैक्सिमम वर्क डन कहाँ होगा। ठीक है, एक बार मैं अटेंडेंस चेक कर रहा था, है ना, अटेंडेंस एक बार चेक कर लूं, वो ठीक रहता है, मतलब कौन नहीं आया ये तो पता चल जाए, क्योंकि बाद में फिर वो कहेगा ना कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे पता रहेगा ना, और अटेंडेंस में तो आया नहीं था। कोई ऐसा है अपना, मतलब जो नहीं आया, मुझे लग रहा है कुछ तो है जो नहीं है। AC1 से अन्वेषा इज नॉट देयर ना, अन्वेषा आई है क्या? अन्वेषा इज नॉट देयर, है ना, अन्वेषा नहीं है। अच्छा सी इज देयर, ओके। तो बोल रही नहीं, तुझे पता है, मतलब वो कुछ भी नहीं बोल रही कि मतलब हूँ सर के नहीं हूँ, है ना? अच्छा,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर अपना ठीक है। हुँ, अच्छा, ओके, 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 माइक म्यूट कर दिया मैंने। हाँ, खैर अपने बैच में कोई प्रॉब्लम नहीं होता यार। ओके, ठीक है, तो अपन ऐसे चलो। हाँ, अब अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है ना? चलो फिर से पढ़ते हैं। वो मैं वैसे कर लूँ, थोड़ा-सा मुझे आइडिया तो रहे कि मतलब कौन आया, कौन नहीं आया। अब देखो, अपन क्या बोल रहे थे? इधर देखते हैं अपन। अब पहले तो ये देखो, अपन को ये पता चल गया, ये आपने कैसे लिखा, ये आपने कैसे लिखा, ये कैसे लिखा, ये मुझे पता चल गया। इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूँगा। Work done in a irreversible compression that will be equal to, we can write that minus P external into delta V, V2 minus V1 को लिख लूंगा। मतलब आप हर बार irreversible के लिए इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें स्ट्रेट लाइंस आते हैं, इसमें नहीं आते। तो इसका मतलब है इसमें मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि वर्क डन कैसे आएगा। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा और समझते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। एरिया के हिसाब से देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा वर्क डन किसमें होता है? इररिवर्सिबल कंप्रेशन। और सबसे कम वर्क डन किसमें होगा? इररिवर्सिबल एक्सपेंशन। इसका एरिया सबसे छोटा देखो, अगर वॉल्यूम प्रेशर सेम है तो अपन कहेंगे ठीक है। अब ये बताओ आप कि मान लो मुझसे कहा जाए कि वर्क डन कैलकुलेट करो। अब मैं थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ये वाला पार्ट अपन को पता है कैसे कैलकुलेट करते हो, ये भी मुझे पता है, ये कैसे किया आपने, तो ये अपन सबको पता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें चेक करूं तो ये अपन को पता है V2 माइनस V1 आपने कैसे लिखा है, ये भी मुझे पता है। अब देख, इसमें मुझे एक बात पता है कि अगर मान लो वॉल्यूम चेंज सेम है इधर और इधर, तो इसमें वर्क डन का वैल्यू जो आएगा, ऑब्वियसली बात है, एरिया तो बड़ा ही दिख रहा है तो ज्यादा ही आएगा। मान लो इसमें अपने पास आया -10 और इसमें वर्क डन का वैल्यू आया -5। मैग्नीट्यूड तो छोटा आएगा एरिया की वजह से, वो अपन को दिख रहा है, तो डबल नहीं आएगा, मतलब थोड़ा कम ही आएगा, ये थोड़ा ज्यादा होगा ऐसे, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज थोड़ी, ये वाला ही तो एक्स्ट्रा पार्ट था, अब डबल थोड़ी दिख रहा है उसको, वो वाला। तो अपन को ठीक है, वो तो एग्जांपल ले रहे हैं अपन। तो अगर अपन से पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड वर्क डन ज्यादा किस में होगा, तो अपन कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, मैग्नीट्यूड के साथ। लेकिन अगर वो ये कहे कि साइन के साथ एक्सपेंशन किया, तो बताओ वर्क डन ज्यादा किसमें, वैल्यू ज्यादा, वर्क डन की वैल्यू ज्यादा किसमें आएगी? साइन के साथ अगर पूछा जाए तो अपन कहेंगे ये -8 है, ये -10। मैग्नीट्यूड वाइज तो ये 10 आ रहा है और ये 8 आ रहा है, वर्क डन इसमें ज्यादा होना चाहिए, इसका ग्राफ। मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो 10 इसमें है, 8 इसमें है, लेकिन अगर साइन के साथ लिखूंगा तो ये छोटा है। तो अपन को क्या बताना है, तो अपन कहेंगे अगर कोई अपन से वर्क डन पूछेगा ना, तो अपन मैग्नीट्यूड बताएंगे। और अगर अपन से कहा कि साइन के साथ बताओ, तो अपन बता देंगे भाई साइन के साथ किसमें ज्यादा। तो इसका वर्क डन और इसका वर्क डन, अब अपन को पता है वर्क डन अपन कैसे लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू होता है अपने पास, वर्क डन सभी प्रोसेस में अपन ऐसे लिखते हैं, -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। एक्सपेंशन के लिए V2 हमेशा बड़ा होगा V1 से, एक्सपेंशन के लिए V2 बड़ा होगा V1 से। अगर V2 बड़ा होगा V1 से तो एक्सपेंशन के केस में नेगेटिव साइन जरूर लगेगा, और कंप्रेशन V2 छोटा होगा, मतलब फाइनल वॉल्यूम छोटा होगा V1 से। तो अपन को पता है अगर फाइनल वॉल्यूम छोटा होगा ना V1 से, तो वर्क डन कंप्रेशन में हमेशा पॉजिटिव आएगा, कंप्रेशन में वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब यहाँ W पॉजिटिव है, यहाँ W पॉजिटिव है, यहाँ W नेगेटिव है, यहाँ W नेगेटिव है, ठीक है। तो अपन से पूछा अच्छा बताओ
इन चारों प्रोसेस में सबसे ज्यादा वर्क डन किस में होगा? इररिवर्सिबल कंप्रेशन। वर्क डन मैक्सिमम किस में होता है? इररिवर्सिबल कंप्रेशन में मैक्सिमम वर्क डन होता है। मैक्सिमम वर्क डन जो होता है वो इररिवर्सिबल कंप्रेशन में होता है। सबसे कम वर्क डन किस में होगा? इररिवर्सिबल एक्सपेंशन में। सबसे ज्यादा वर्क डन इररिवर्सिबल कंप्रेशन में, सबसे कम वर्क डन इररिवर्सिबल एक्सपेंशन में। तो अपन बता सकते हैं। अच्छा, आप ये बोल रहे हो वर्क डन फॉर आइसोथर्मल अगर लिखूंगा तो वर्क डन इन अ इररिवर्सिबल कंप्रेशन ज्यादा होगा वर्क डन इन अ इररिवर्सिबल कंप्रेशन। दोनों ही पॉजिटिव है ना, क्योंकि अब इन दोनों में तो डिपेंड करेगा ना कि किसका मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड से पूछ रहे तो अपन को पता है इसमें नेगेटिव साइन था, उसमें नेगेटिव साइन भी नहीं होगा, तो पॉजिटिव ही होगा। अब इन दोनों में अपन को चेक करना पड़ेगा कि भाई किसमें मतलब जो वैल्यूज गिवन होंगे अपन उसके हिसाब से बता देंगे। तो ये तो एक्सपेंशन और है ना, और कंप्रेशन दोनों, तो दोनों में एरिया कैलकुलेट करना है। वैल्यूज दे दो आप, अगर सेम वैल्यूज है तो इक्वल बता दूंगा, अगर नहीं तो फिर अपन कैलकुलेट करके ही बताएंगे। राइट, तो अपन इसको ऐसे बता सकते हैं भाई कि अपन करेंगे। और वर्क डन इन अ रिवर्सिबल कंप्रेशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन सबसे कम होगा, इररिवर्सिबल इररिवर्सिबल एक्सपेंशन, ये बता दें। ठीक है, ये वर्क डन। अब मान लेते हैं अपन एक एक सभी में एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन कर डालते हैं। एक एक क्वेश्चन करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा, है ना। एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मैं इसी में क्वेश्चन बना देता हूं, अपन को जरूरत नहीं पड़ेगा वैसे। अब इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए जैसे अपन इनमें एक एक एग्जाम्पल डाल दिया अपन करने का, कैलकुलेट। अब अच्छा, एक और बात, इसके साथ अपन लिखेंगे, देखो भाई डेल्टा टी तो जीरो है, डेल्टा ई जीरो है, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नेगेटिव है, सो क्यू पॉजिटिव है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपन से कहेंगे डेल्टा एच, तो अपन कहेंगे डेल्टा एच, आगे बता देता हूं, आपने कहा तो था दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल इन ऑल कंडीशन। ये तो जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, है ना, बड़ा इजी। एक बार बस समझ में आ जाए, इसलिए मैं आराम से कंपैरिजन करके अब एक एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल डाल देते हैं। उसके बाद अपन को समझ में आ गया भाई, आप कोई भी क्वेश्चन बनाओ फट से आ जाएगा मेरा क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द टाइम तो अपन से यही पूछेंगे कि बताओ कौन सी कंडीशन होगी आइसोथर्मल के लिए। अब ये भी एक्सपेंशन है, यही कंडीशन इसमें होगी। कंप्रेशन में क्या चेंज हो जाएगा? भाई कंप्रेशन के डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, क्यू नेगेटिव हो जाएगा, बस। कंप्रेशन में सिर्फ ये वाला वैल्यूज चेंज होगा, बाकी सब कुछ भी चेंज नहीं होगा। पर बस ये कहेंगे कि डब्ल्यू पॉजिटिव है इसलिए क्यू नेगेटिव है कंप्रेशन के लिए। वो तो हम खुद ही अपने कॉमन सेंस से बता देंगे, आपको पता तो है, आपने बताया तो है कि कम इसके लिए वर्क डन का साइन पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, एग्जाम में पूछा था ये, यार गलती हो गई फिर तो, तुमसे मुझे पता है ना, लेकिन अपन ने कंप्लीट नहीं किए थे, तो अब थोड़ा सा हेल्प तो हुए हैं। लेकिन 11th क्लास का सिलेबस भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, सही आया था तब तो बहुत बढ़िया। अब है ना एक छोटा छोटा मतलब एक अपन क्वेश्चन लिखते हैं और तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन समझा रखे मैं लिखूंगा। तो ये वाले पार्ट ऐसे अपन लिख सकते हैं ऐसे, और इधर मतलब बस थोड़ा सा ही वो डिफरेंस होगा, तो अपन को पता है कैसे क्या करना है अपन को। भाई डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो है, डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो होगा ही होगा, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है, डब्ल्यू इसमें पॉजिटिव है सो क्यू इसमें नेगेटिव होगा, और डेल्टा एच जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस।
ठीक है, अपन ने आइसोथर्मल प्रोसेस चेक किया। अब मैं एक छोटा-छोटा क्वेश्चंस बनाते हैं इन सभी में कि वर्क डन क्या है, ठीक है? अपन ऐसे अब डेल्टा ई भाई पूछने की जरूरत नहीं, डेल्टा एच पूछने की जरूरत नहीं, अपन को डेल्टा टी अपन को पता है, बाकी चीजें अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अब अपन क्या करेंगे ना, इसमें अपन कहेंगे देखो एक क्वेश्चन है अपने पास, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 mole of 2 गैस के मोल्स भी चेंज कर लेंगे, 2 moles of gas is expanded from 2 liter to 5 liters at 300 Kelvin। तो सीधा सीधा दे दिया आपने, expanded from this to this ना, so expanded। अब इसमें ना एक पार्ट लिखा होता है अपन को रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल, ये पक्का अपन को लिखा होता है क्योंकि उसी से तो मुझे पता चलेगा, उसी से तो मुझे पता चलेगा कि रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली गिवन है, तो अपन कैसे उसे बताएंगे, क्योंकि अगर ये गिवन होगा तो फिर अपना काम हो गया ना, रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली मतलब आइसोथर्मल के लिए और रिवर्सिबल के लिए वर्क डन इज इक्वल टू होता है माइनस एनआरटी, आंसर लिखने के लिए अपन कहेंगे भाई इसमें एनआरटी इंटू एल एन ऑफ V2 अपॉन V1, तो अपन क्या करेंगे एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं, तो एल एन ऑफ 2 अपन को पता है दैट इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 2, ये तो अपन को पता है, अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 2.303 एनआरटी log of V2 upon V1 कर देते हैं, ठीक, सब्स्टिट्यूट करते हैं, W is equal to minus 2.303, N is 2, R is 8.314, वर्क डन मैं जूल्स में लूंगा, 300 into log of फाइनल वॉल्यूम कितना है 5/2, लो भाई कैलकुलेट कर दो कितना आएगा, आंसर बता दो। बोलो भाई कितना आंसर आया, लॉग क्या मतलब अपन लॉग को कर देंगे ना, लॉग 5 होता है अपन को 0.7 है और लॉग 2 होता है 0.3, तो log 5 अपन को पता है ना, 5 इज 0.7, 0.7 माइनस 0.3 कर दो, तो ये वाला वैल्यू तो 0.4 आ रहा है, ये वाला वैल्यू तो 0.4 आ रहा है, तो कैलकुलेट कर देंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको अपन क्या करें, ये तो 25 के आसपास होता है, ये 50 हो गया और 50 इंटू 200, सो माइनस 2.303 इंटू 600, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ना, नहीं इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा इन दोनों का, अब देख लो एक बार, 8.314 मल्टीप्लाई बाय 600 आ रहा है और मल्टीप्लाई बाय लॉग 5 होता है 0.7, सो 0.7 माइनस 0.3 0.4 आ गया, जूल्स में आएगा आपके पास, ये जूल्स आ गया। नेगेटिव वर्क डन का मतलब हो गया एक्सपेंशन किया ना, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, नेगेटिव का मतलब आर का वैल्यू कभी भी 1/12 नहीं होना चाहिए, अपन वर्क से डील कर रहे हैं, अपन को जूल्स या कैलोरीज में लेना चाहिए, अगर कैलोरीज में लूंगा तो मैं कैलोरीज में आंसर बताऊंगा, किसी को डाउट है तो बताओ। यूनिट्स का ध्यान रखो क्योंकि ये बड़ा इजी दिख रहा है अपन को, यूनिट्स में गड़बड़ नहीं करना, ठीक है।
अब अपन बात करेंगे, ये वाला पार्ट अपन को समझ में आ गया। अब और भी मतलब क्वेश्चन अपन थोड़े डिफरेंट तरीके से देखेंगे, बट अभी अपन 24 ना 240 इंटू 8 इंटू 2.303, तो आंसर अपना थोड़ा बड़ा ही आएगा जूल्स में। तो आंसर जो आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी मैं ना बहुत सारे आंसर अगर तुम लोग ऐसे करोगे आर के फॉर्म में ही बता दूंगा। आर को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, इन दो इनको मल्टीप्लाई करके बता दूंगा और एल एन में, मतलब फिर मैं ऐसे आंसर बताना शुरू कर दूंगा। ये एल एन हो जाएगा 5/2, इसको यूज ही नहीं करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा 2 इंटू 600। सो मैं ऐसे लिख दूंगा 600 आर एल एन 5/2। लो भाई आंसर आ गया। ऐसे बता दूंगा, वो ठीक नहीं है ना, थोड़ा कैलकुलेशन भी कर लेंगे। जब अपन से सिर्फ वर्क डन पूछा जाए तो अपन साइन को नहीं देखेंगे, अपन मैग्नीट्यूड को देखेंगे कि मैग्नीट्यूड, और अगर विथ मैग्नीट्यूड होगा तो ब्रैकेट में लिखा होता है कि विथ मैग्नीट्यूड, है ना। अगर जैसे मैंने अभी बताया था ना, इसमें -10 है, इसमें -8 है, तो वर्क डन ज्यादा किसमें है, तो अपन ग्राफ को देख के बताते हैं भाई वर्क डन किसमें ज्यादा होगा, जिसका ग्राफ बना हो। तो ग्राफ दिख तो रहे हैं किसका ग्राफ, तभी तो अपन ने ये लिखा। तो ये आ रहा है काफी सारे बच्चों का 4571 71.6, ये जूल्स में आ रहा है, तो अपन 4.57 किलो जूल्स, वो आंसर है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अब मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ ताकि अपन इसको अच्छे से डिस्कस कर सकें। मैं इसको हटा दूँ सब लोग, ठीक है ना। अपन को पता चल गया, कैलकुलेशन पता चल गया छोटे मोटे, और छोटे मोटे क्या मतलब जनरली ऐसे ही कुछ कैलकुलेशन आते हैं। अब अपन इसकी बात करते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ। क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो क्वेश्चन ऐसे कर देता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है और उसमें गिवन है मुझे क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वर्क डन फॉर द गिवन ग्राफ। मुझे यहां पर ऐसे गिवन, ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ मुझे गिवन है, और यहां पर मुझे गिवन है ये वॉल्यूम गिवन। तो मुझे यहाँ पर प्रेशर गिवन था, सपोज करते हैं अपन ऐसे, तो ये वैल्यू मुझे 5, सो प्रेशर मुझे ऐसे गिवन था एटमॉस्फेयर, मैं पास्कल भी लिख सकता हूँ। वो अपन देखेंगे कि आपने एक्स और वाई एक्सिस पे जो लिखा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या है, और इसको मैंने मीटर क्यूब में लिखा। मेरी मर्जी भाई, ग्राफ दिया आप क्वेश्चन कैलकुलेट करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई, मैं तो यूनिट कुछ भी रखूंगा, मैं यहाँ पर पास्कल लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। पास्कल में थोड़ा बड़ा वैल्यू होगा, और क्या 5 इंटू 10 की पावर 5 कर दूंगा। अपन को कन्वर्जन पता तो है, सबको पता है अपन को कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। मैंने इसका एक्सपेंशन किया, गिवन ग्राफ फॉर एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऐसे गिवन। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन लिख दिया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम। एक्सपेंशन किया तो प्रेशर ना 5 से 2 हो, और मुझे वॉल्यूम गिवन था ऐसे, ये वॉल्यूम 2 गिवन था, और ये 4 हो गया। मुझे इसको ऐसे करना पड़ेगा, आधा हो गया, तो वॉल्यूम मैंने डबल, मतलब ऐसे करना पड़ेगा ना, 6 2 12, और फिर वरना आइसोथर्मल नहीं रहेगा ना। तुम कहोगे सर P1 V1 इज नॉट इक्वल टू कमिंग आउट टू बी P2 V2, उसी से तो पता चला कि वो आइसोथर्मल है। मतलब अगर ये नहीं भी लिखोगे तब भी मेरा काम हो गया, है ना। वो तो अपन को यहाँ दिखेगा ना, जल्दी से चेक कर लेंगे ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है क्या। हाँ बिल्कुल, ये P2 V2 है ना, ये P1 V1 है ना। आपने यहाँ प्रेशर आधा किया, हमने वॉल्यूम को डबल किया।
ठीक है। अब अपन कहेंगे देखो, अब हो क्या रहा था ना इसमें, अपन को और वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है, तो ये मीटर क्यूब है। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा आपने ये किया है एक्सपेंशन के लिए, सडन एक्सपेंशन किया, तो ये सडन एक्सपेंशन की वजह से ऐसे एकदम से एक्सपैंड हो गया। तो अपन को ये नहीं पता कि पाथ क्या फॉलो हुआ, लेकिन मुझे ये पता है कि P2 V2 कितना है, वो P एक्सटर्नल के बराबर P2 है, ऐसा हो जाएगा, P एक्सटर्नल के बराबर P2। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, हमारे लिए P एक्सटर्नल P2 है, मतलब ये वाला वैल्यू, ये P एक्सटर्नल हो जाएगा। और वॉल्यूम इनिशियली क्या गिवन था, तो V1 और V2 में पता चल गया मुझे। अब वो तो ये एरिया आ गया, मतलब अपन ने कैलकुलेट तो वही किया था जो अपन को गिवन है, अपन ने कहा भाई चलो कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन इररिवर्सिबल है, तो अपन को पता था ऐसे कैलकुलेट करना है, इररिवर्सिबल में वर्क डन इन अ इररिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो अपन कहेंगे भाई मुझे पी एक्सटर्नल बता दो कितना एक्सपेंशन करने के बाद फाइनल प्रेशर कितना आ गया। हाँ, स्लो एक्सपेंशन में अपन को बताएगा ना वो कि रिवर्सिबल है, तो देने की जरूरत क्या है, आप लिख दो कि वो मतलब स्लो एक्सपेंशन है। V2 माइनस V1। तो अपन कहेंगे भाई इसमें प्रेशर एक्सटर्नल कितना हो गया, -3, वॉल्यूम कितना हो गया, 4 - 2। अब प्रॉब्लम क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर गिवन है और ये मीटर क्यूब गिवन है, पहले तो इसे एटमॉस्फेयर लीटर में कन्वर्ट करो। तो ठीक है, अपन कहेंगे वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये मीटर क्यूब था, ये अजीब सा यूनिट आ रहा है, एटमॉस्फेयर मीटर। तो अपन कहेंगे भाई -3 इंटू ये 2 हो गया। अब इसको कर लेते हैं अपन एटमॉस्फेयर, और मीटर क्यूब को अपन 1000 से मल्टीप्लाई करके लीटर में बना देते हैं, ये तो हो गया लीटर। अब अपन को एक बात पता है एटमॉस्फेयर लीटर से, इसमें एटमॉस्फेयर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर लीटर को जूल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अपन को पता है। तो इसको अपन क्या करेंगे, -3 इंटू 2 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया, 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज इक्वल टू होता है 101.325 जूल्स। मल्टीप्लाई कर जूल्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जूल्स बता दूंगा मैं। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये तो किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 202 कुछ ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 202 और ये 0.5 कर लेते हैं तो 203 हो जाएगा, 203 इंटू 3 कर देते हैं, 609 के आसपास आंसर आ गया। तो आंसर विल बी अराउंड -609 किलो जूल्स हो गया। लो भाई आगे ये बात, मीटर क्यूब कर लिया था ना, इसलिए इतना बड़ा आंसर आ गया, मीटर क्यूब नहीं होता तो बहुत छोटा आंसर। मतलब यूनिट का अपन ध्यान देंगे, अपन को पता है एटमॉस्फेयर लीटर में कन्वर्ट करके ये वाला वैल्यू अपन को पता होता है, कर लेंगे उसमें। और अगर ये 1 एटमॉस्फेयर की जगह बार लीटर गिवन होता तो अपन कहते हैं 100, सीधा 100 ही हो जाता है जूल्स। तो मोस्टली अपन को ऐसे बार में भी गिवन हो सकता है, प्रेशर एंड बार, 6 बार एंड 3 बार। कैलकुलेट करो। अब जैसे इसमें कैलकुलेट किया तो अपन को क्वेश्चन में गिवन होता है इररिवर्सिबल एक्सपेंशन और रिवर्सिबल एक्सपेंशन, या फिर क्वेश्चन में लिखा होता है रिवर्सिबल की जगह लिखा होगा द प्रोसेस टेक प्लेस वेरी स्लोली। अच्छा, रिवर्सिबल की बात करें, या प्रोसेस टेक प्लेस मतलब इन अ क्वासी स्टैटिक पोजीशन,
अच्छा, स्लो की बात कर रहे हैं, मतलब या तो डायरेक्टली कोई रिवर्सिबल लिख दे, या क्वेश्चन में लिखे कि स्लो एक्सपेंशन हो रहा है, या फिर क्वेश्चन में लिखे कि क्वासी स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अच्छा, इसका मतलब है कि आप जो एक्सपेंशन कर रहे हो वो रिवर्सिबल है। या तो क्वेश्चन में इररिवर्सिबल साफ साफ लिखा हो कि इररिवर्सिबल आपको कंसीडर करना है, या फिर सडन वर्ड यूज किया आपने। स्पॉन्टेनियस का मतलब सडन नहीं होता, ये ध्यान रखना केमिस्ट्री में। स्पॉन्टेनियस का मतलब सडन नहीं होता, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप हो जाए। अब अपने आप हो जाए तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी तो अपने आप ही होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन 2 साल में होगा रस्टिंग तो शुरू, फिर भी है तो कन्वर्जन ऑफ फॉसिल इनटू फ्यूल्स, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अभी फॉसिल इनटू फ्यूल्स तो मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे, होता तो अपने आप है ना। तो जो प्रोसेस अपने आप हो जाए वही स्पॉन्टेनियस है। इसलिए स्पॉन्टेनियस वर्ड को इररिवर्सिबल से कोरिलेट नहीं करना। ठीक है, इसमें अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। अब अपन इसकी बात करते हैं। अब अगर मान लो अपन को ऐसे किया, जैसे अपन यहाँ के बने, अपन कहेंगे देखो इसकी बात करो जरा आप, ये क्या है। तो अपन कहेंगे देखो मुझे गिवन था, है ना, ऐसे एक क्वेश्चन में कैलकुलेट द वर्क डन, द वर्क डन इन अ isothermal irreversible compression at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, when the volume changes from 2 लीटर टू, कंप्रेशन करना है अपन को, थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा, 6 लीटर तो 3 लीटर at a constant external pressure, एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ। अच्छा, ये वर्ड यूज होता है ना जो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, अगर ये वर्ड भी यूज है तो भी इररिवर्सिबल प्रोसेस है। ये भी बड़ा मतलब ऐसे होता है, जिस क्वेश्चन में आपने कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिख दिया, समझो वो इररिवर्सिबल की बात कर रहा है। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। अच्छा, ग्राफ बना लेंगे। पहले वॉल्यूम 6 था, फिर वॉल्यूम 3 हो गया, आपने वॉल्यूम चेंज किया, मुझे बात नहीं पता, तो ठीक है मैं ऐसे बना लेता हूँ ग्राफ। यहाँ पहले वॉल्यूम 6 था, बाद में वॉल्यूम 3। तो क्या इस प्रेशर पे हुआ कंप्रेशन, ये एक्सटर्नल प्रेशर है। तो कहेंगे नहीं नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर तो मेरे पास 2 एटमॉस्फेयर है, ये तो 1 एटमॉस्फेयर। हाँ, तो कहेंगे ठीक है वॉल्यूम का चेंज देख लेते हैं, क्योंकि अपन को वॉल्यूम का चेंज ही पता है। सडन कंप्रेशन किया ना आपने, तो वॉल्यूम का चेंज यहाँ से यहाँ चेंज कर देता हूँ भाई 3 तक। तो अपन कहेंगे ये वॉल्यूम चेंज हो गया सडन, इस वाले प्रेशर, ये सडन वॉल्यूम चेंज कर दिया। तो ये वॉल्यूम का ग्राफ था, 6 से आपने 2 बना लिया, सडन कंप्रेशन किया इस प्रेशर पे, एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि मुझे इंटरनल की पता ही नहीं था ना। आपने तो सीधा ब्लॉक उठाया, ब्लॉक उठाया तो मुझे इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम पर पता है। अब वो वॉल्यूम कैसे चेंज हुआ, तो मैं तो यही एज्यूम करूंगा कि भाई वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे चेंज हो गया होगा, मैक्सिमम वही हो सकता है। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहा, इसलिए अपन को पूरा ग्राफ लेना पड़ेगा, क्योंकि अपन को नहीं पता था ना, अपने पास तो वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम था और फाइनल वॉल्यूम है बस। एक्सटर्नल प्रेशर, तो अपन को ये बात नहीं पता कि कौन सा है। अब इस केस में तुम कहोगे नहीं बात तो पता चल गया कि ऐसे चल गया, तो आपको थोड़ी पता कि यही होगा, हम तो मैक्सिमम वर्क डन की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो ऐसे हो।
ऐसे कुछ गया हो। पी तो आप कांस्टेंट ले रहे हो ना इंटरनल के बराबर, कि बाहर प्रेशर कितना है, तो अपन कैसे बताएंगे कि किस प्रेशर पे? अपन तो मैक्सिमम ये बोल रहे हैं। अपन कहेंगे नहीं नहीं, पहले ना वो कंप्रेस होता है, उसके बाद वो प्रेशर चेंज होता है, तो अपन ऐसे थोड़ी बोल सकते कि पहले कंप्रेस हुआ होगा फिर प्रेशर चेंज हुआ होगा। वो तो अपन कहेंगे नहीं नहीं, पहले वॉल्यूम चेंज करो उसके बाद प्रेशर चेंज हुआ, ऐसे नहीं बोल सकते। तो ऐसे नहीं बोल सकते अपन की मतलब नहीं नहीं, पहले अपन क्या करेंगे, नहीं आप कंप्रेस कर लो उसके बाद बोलना कि भाई प्रेशर चेंज हुआ, यहाँ प्रेशर कम था वो प्रेशर बढ़ गया। कोई बात नहीं पता ना अपन को, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो अपन ने तो मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, इसलिए अपन एग्जैक्टली प्रेशर को नहीं कह सकते कि अपन बात पता चल गया। अपन तो मैक्सिमम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई मेरी मर्जी, मैं तो कहूंगा पहले वॉल्यूम चेंज हुआ फिर प्रेशर चेंज हुआ, इसी प्रेशर पे यही क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर तो रहा ना उतना, तो वॉल्यूम चेंज किया मैंने तो ऐसे V2 माइनस। तो अगर मैं कहूंगा नहीं नहीं मुझे तो पाथ पता चल गया कि इस पाथ से गया, हाँ तो भाई पहले, अब इररिवर्सिबल है ना, सडन की बात हो रही ना, तो हाँ पहले अपन एक काम करते हैं प्रेशर चेंज कर लेते हैं, बाद में फिर वॉल्यूम चेंज कर लेंगे। पहले वॉल्यूम ऐसे यहां से यहां ले आते हैं, बाद में अपन प्रेशर को क्या कर लेंगे, बढ़ा देंगे, भाई फिर बढ़ा था प्रेशर। तो क्या अपन ये थोड़ी कहेंगे अच्छा ठीक है फिर मुझे पाथ तो पता चल गया ना ऐसे किया, तो ये तो अपन ने दो पाथ लिखे, अभी और नहीं हो सकता। इसलिए अपन बिल्कुल नहीं बोल सकते कि इसमें अपन कैसे अपन वॉल्यूम चेंज हुआ होगा, सडन चेंजेस। ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे ना P और V में ये पता है कि प्रेशर मुझे एक्सटर्नल लेना है, वर्क डन विल बी इक्वल टू दैट इज इक्वल टू वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू V2 माइनस V1। इसमें ये मेरे लिए फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस 2 इंटू V2 कितना गिवन है अपन को, फाइनल इज 3 माइनस 6। सो मैं लिखूंगा 3 माइनस 6 माइनस 2 इंटू कितना आ गया अपने 3 आ गया माइनस 3, सो अपने पास 6। सो 6 क्या है अपने पास, एटमॉस्फेयर लीटर, तो ठीक है 6 इंटू 101 जूल्स आ गया, ये आ गया अपने पास। ये वैल्यू आ गई, बता देंगे अपन भाई ठीक है, दिस इज द वर्क डन, दिस इज हाउ वी कैन राइट द वर्क डन इन अ कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। So this is how we can write that isothermal process। इस टाइप से क्वेश्चन होंगे, रिवर्सिबल कंप्रेशन भी हो सकता है, उसमें अपन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा जैसे उसमें किया था। बस फाइनल और इनिशियल का ध्यान रखना कि अगर आप कंप्रेशन कर रहे हो तो अपन को पहले से पता रहेगा, आप कंप्रेशन करोगे इसका मतलब वर्क डन का साइन, क्योंकि कई बार अपन को क्वेश्चन ऑप्शन में ऐसे गिवन होंगे, ये वाला भी गिवन है और ये वाला भी गिवन है, ये दो ऑप्शन तो ऐसे बना ही देंगे। हाँ, कौन सा आइसोथर्मल नहीं हुआ, ये आइसोथर्मल नहीं है तो नहीं होगा, पर आइसोथर्मल तुम कह रहे हो। तो कैसे मतलब बोल दिया अपन ने कि आइसोथर्मल नहीं है ये, आइसोथर्मल ही तो पढ़ रहा हूँ, और क्या कर रहे हैं, लिखा तो है कि आइसोथर्मल, पीवी कांस्टेंट नहीं है, तो जब वॉल्यूम ये था तो प्रेशर अपने पास गिवन नहीं है ना इधर के, जब आपने वॉल्यूम को हाफ कर दिया तो मैंने प्रेशर को डबल कर दिया, तो इसमें तुम कैसे कह सकते हो कि ये पीवी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ कहाँ गिवन है प्रेशर, यहाँ कहाँ गिवन है प्रेशर जो तुम कहोगे कि आइसोथर्मल है कि नहीं, है ना, समझ में आ गया। चलो अब अपन थोड़ा सा, मैं क्वेश्चन थोड़े डिस्प्ले करूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अपन दूसरे टाइप के उस पर चलेंगे, है ना, वर्क डन में। तो मैं थोड़ा इसको हटाता हूँ, अब अपन थोड़े से कैलकुलेशंस भी करें। अब मैं एक और बात लिखता हूँ,
एक और पार्ट अपन ऐसे थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको, क्योंकि अभी फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा। आप वैसे शीट है ना अपने पास, शीट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप शीट से क्वेश्चन सॉल्व करो। अपन क्या करेंगे, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, आप देखना उसको मुझे दे दिया गया। कैलकुलेट द टोटल वर्क डन, कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। तो मैं ऐसे कैलकुलेट, हाँ मुझे कैसे ग्राफ देते, पीवी ग्राफ देते और टोटल वर्क डन कैलकुलेट, और मुझसे कहा गया कि इनिशियल प्रेशर सपोज मुझे ऐसे, ये P1 है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3, ये P2 है, और ये P3। अपन क्या करेंगे, अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो पहले तो मैं कहूंगा V2 और V1 के बीच में रिवर्सिबल वर्क डन हो रहा है, इसके लिए मैं W1 कहूंगा, और इसके लिए मैं W2 कहूंगा, और दोनों को ऐड करके टोटल वर्क डन बता दूं। भाई एक बार आपने क्या किया, एक ही प्रोसेस को आपने दो तरीके से किया। ऐसे पिस्टन लगा रखा था, एक तरफ ब्लॉक रखा हुआ, एक तरफ सैंड रखा हुआ है। पहले आपने सैंड को हटाया वो रिवर्सिबल बनाने, धीरे 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 जब V2 तक आया तो आपका सैंड खत्म हो गया, अब आपने ब्लॉक को हटा लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये W1 आपका रिवर्सिबल है, इसको रिवर्सिबल है, और W2 आपका इरिवर्सिबल है। दोनों ही एक्सपेंशन है, तो W1 अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। W1 विल बी इक्वल टू माइनस NRT ln ऑफ V2 अपॉन V, और W2 तो इरिवर्सिबल है, तो मैं यहां पर P एक्सटर्नल, सो P एक्सटर्नल इज P3, क्योंकि उसी पे कांस्टेंट प्रेशर पे होगा ना, सो माइनस P3 इंटू V3 माइनस V2, दोनों को ऐड करके बता दो, ये 1 है, ये 2 है, सो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2, ये लो भाई। उल्टा भी कर सकते हैं, पहले सडन एक्सपेंशन कर देते हैं बाद में, तो डिपेंड करेगा, आप मुझे क्वेश्चन दे दो मैं बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम। दोनों स्टेप इरिवर्सिबल भी बना सकते हैं, तो पिस्टन पे दोनों स्टेप इरिवर्सिबल बनाने तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, आप पिस्टन पे दो रख लो ब्लॉक्स, हो सकता है दोनों का मास अलग अलग हो, तो दोनों की वजह से प्रेशर अलग अलग, एक बार एक ब्लॉक उठाओ, एक बार एक्सपेंशन, दूसरी बार दूसरा ब्लॉक उठाओ, दो बार एक्सपेंशन, तो दोनों के क्यू भी बता सकते हैं अपन को, तो क्या फर्क पड़ेगा, W नेगेटिव है क्यू पॉजिटिव है, वो बता देंगे। अगर अपन से ऐसे कहा गया, तो अपन को ऐसे कहा, ये V1 है, ये V ग्राफ है, एक बार आपने कहा कि भाई इसमें ना सडन एक्सपेंशन V2 तक, ये P1, P2 है, और एक बार और एक मैंने सडन एक्सपेंशन किया V3 तक, तो अपन क्या करेंगे, ये अपना W1 होगा और ये अपना W2 होगा। W1 दोनों ही इरिवर्सिबल नहीं होता, एक्सपेंशन की बात कर रहे हो आप, ये भी एक्सपेंशन किया आपने, यहाँ भी एक्सपेंशन किया, ये P3 हो जाएगा। तो W1 में कैलकुलेट करूंगा ना, तो किस पे, P2 को, माइनस P2 इंटू V2 माइनस V1, और W2 कैलकुलेट करूंगा तो ठीक है,
P3 पे कैलकुलेट करूंगा माइनस P3 इंटू V3 माइनस V3 माइनस V2, ये लो भैया। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2। ठीक है, आप किसी भी आप 2 स्टेप में करो, कितने भी भाई n स्टेप में आप इसे करते हो तो पूरा इंटीग्रेट कर देते हो ना। फिर आपने यहाँ पर ब्लॉक हटा लिया होगा, यहाँ पर आपने n स्टेप में छोटे छोटे स्टेप में आपने एक्सपेंशन किया होगा, तो ये रिवर्सिबल हो गया, ये रिवर्सिबल। 2 स्टेप में करो, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब कोई इसमें डाटा अपन फिल कर देंगे तो हो जाएगा। तो एक बात और है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्राफ बना लो, ज्यादा अच्छा है। ग्राफ बन गया तो अपन को इजी हो जाता है, उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है ना। फिर अपन को सामने दिखता है वक्त किसको क्या करना। इन वैल्यूज को देख के अपन को सामने दिखता है कि आइसोथर्मल है या क्या है, तो प्रोडक्ट बना के अपन फटाफट देख लेंगे कि आइसोथर्मल है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में गिवन है आइसोथर्मल है, फिर हमें कुछ कैलकुलेट करना ही क्या है, फिर तो सीधे फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है, तो इस टाइप से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बोलता हूँ। कुछ कुछ शुरू से जैसे अभी तक अपन पढ़ते ही रहे, क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा अपन ने सॉल्व नहीं किए, लेकिन अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर मान लो अपन को गिवन है, जैसे कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन अपन करें, लिखो, मैं बोलता हूँ, तुम लोग लिख लेना। हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन बाय, how much work is done by 200 calories of heat, how much work is done by 200 calories of heat, how much work is done by 200 calories of heat. How much work is done by 200 calories of heat. आ गया, वर्क डन अपन को जूल्स में बताना होता है, मतलब कैलोरीज को सीधा जूल्स में कन्वर्ट कर दो, हो गया वर्क डन। अपन ने वर्क डन हमेशा जूल्स में कैलकुलेट किया ना भाई, हीट को अपन कैलोरीज में ले रहे हैं, वर्क डन तो हमेशा जूल्स में लेंगे। नहीं, इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस कहां से आ गया, इसमें प्रोसेस की क्या जरूरत है। मुझे आपने 200 कैलोरीज दी भाई, अपन को पता है 1 कैलोरीज इज इक्वल टू कितना होता है, 4.2 जूल्स। तो 200 कैलोरीज कितना होगा, मल्टीप्लाई करके बता देंगे, ये हो गया। हो गया, तो 1 कैलोरीज इतना जूल्स, तो 200 कैलोरीज कितना जूल्स, मल्टीप्लाई करो, आंसर हो। एवरीबॉडी गॉट इट। चलो दूसरा क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर अभी आइसोथर्मल और इसकी तो बात ही नहीं कर रहे, मैंने शुरू से कोई क्वेश्चन नहीं किया ना। अभी इसमें आइसोथर्मल में भी अभी और है पढ़ने का, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ज्यादा मतलब पढ़ने से अच्छा है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। कुछ कुछ चीजें तो तुम इतना पढ़ चुके हो ना आइडियल गैसेस को, कि अब अपने आप ही सोच लोगे। नहीं, इसमें प्रोसेस नहीं चाहिए ना, अपन ने तो सीधा हीट लिखा, आपने कोई वर्क डन पूछा था आपने, एनर्जी मेरे पास है, उसको वर्क डन कैसे बताओ। नहीं, Q इजिकल टू माइनस डब्ल्यू क्यों, अपन कोई कंजर्वेशन थोड़ी कर रहे हैं। डेल्टा इजिकल टू Q प्लस डब्ल्यू, आइजर थर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा ई जीरो होगा, वो क्यों करेंगे। हमें तो वर्क डन बताना था कि भाई अगर 200 कैलोरीज है तो वर्क डन कितना होगा। तो अब आप कैसे बोल सकते हो कि आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हो या कंप्रेशन की बात कर रहे हो, ये थोड़ी बोल सकते हो। हीट दिया है ना, तो किसने कहा कि आइसोथर्मल है। अपन ने तो ये कहा कि भाई आपको क्वेश्चन क्या दिया था मैंने, कि हाउ मच वर्क कैन बी डन। अब वर्क डन मतलब ऐसे लिखेंगे, कैन बी डन बाय 200 कैलोरीज।
अपन बता दें। तो वर्क डन को सीधा अपन को कन्वर्ट करना था किसमें, डब्ल्यू में। तो अगर 200 कैलोरीज है तो 1 कैलोरी 4.2 जूल्स होता है, जूल्स वर्क डन में होगा, बता दिए भाई कितना। हाँ तो हीट दिया ना अपन ने, वही तो किया, ये हीट ही तो है, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, वही तो किया अपन ने। अच्छा तुम चाहते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है ये बता रहे हो, मुझे लगा आइसोथर्मल प्रोसेस देना चाहिए, नहीं नहीं वो क्यों देंगे, हाँ ठीक है ना, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, कोई प्रॉब्लम चलेगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मतलब उसमें देने की जरूरत नहीं थी कि अपन को आइसोथर्मल प्रोसेस है कि नहीं, वो देने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। नहीं क्यों जरूरत है, मतलब तुम बोल रहे हो कि भाई नहीं देना चाहिए ना, क्यों देंगे भाई, 200 कैलोरीज है, इसको वर्क डन लिख दो। अब 200 कैलोरीज को वर्क डन के लिए कोई भी प्रोसेस लिख लो, 200 इनको इक्विवेलेंट बनाना है, आपकी मर्जी, जो मर्जी चाहे आप प्रोसेस दे दो, हमें क्या फर्क पड़ता। क्यों देंगे हम कि मतलब उसमें आइसोथर्मल या Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ये सब क्यों देंगे अपन। अब तो हीट से वर्क डन हो रहा है ना, तो कर रहे हैं ना अपन, क्या प्रॉब्लम है। अपन तो ये कह रहे हैं कि हमने इसको हीट दिया था, बताओ इससे वर्क डन कितना हो, तो जितना हीट दिया था उतना वर्क डन बता दिया, तो इक्विवेलेंट बता दिया ना कितना। जितना हीट दिया था उतना वर्क डन कर दिया तुमने, तो ये किसने पूछा कि आइसोथर्मल है कि एडियाबैटिक है कि क्या है, किसी ने थोड़ी पूछा आपसे। जो हम अपनी तरफ से बोले कि नहीं ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, मैं तो वही कहूंगा, आइसोलेटेड भी हो सकता, आइसोलेटेड प्रोसेस भी हो सकता, ये आइसोलेटेड नहीं क्लोज प्रोसेस भी हो सकता, अपन कैसे कहें? तो कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी। आपने तो ये कहा था हमने इतनी हीट दी, बताओ कितना वर्क डन होगा, इक्विवेलेंट बता दो, राइट। अब डेल्टा ई, अच्छा तुम कह रहे कि भाई डेल्टा ई हो गया ना, Q इजिकल टू डब्ल्यू, ये दोनों बराबर है, तो Q इजिकल जितना हीट दिया उतना डब्ल्यू हो गया ना, तो डेल्टा ई जीरो हो गया। हाँ तो डेल्टा ई जीरो बहुत सारे प्रोसेस में आएगा, सिर्फ इसमें थोड़ी आएगा, अभी तो बहुत सारा केमिस्ट्री है, चिंता मत करो, अभी तो अपन थोड़ा सा ही पार्ट पढ़ रहे हैं, जब एक एक पार्ट मतलब ठीक होगा तब अपन देखेंगे क्या करना है। मैं उसको कुछ करना नहीं चाहता अभी, मतलब फिर वो आगे से तुम नहीं तो सब जगह वो गड़बड़ कर दोगे। नहीं क्यों देंगे अपन डेल्टा ई इजिकल टू जीरो, मतलब डेल्टा ई में कन्वर्ट हो गया, तो अरे क्यों परेशान हो रहा है, वो तो कह रहा है कि भाई सीधा 200 कैलोरीज है, वर्क डन बताओ कितना होगा, खत्म हो गई बात। 200 कैलोरीज दिया, कितना वर्क डन कर सकते हो तुम उससे, जूल्स में बता दिया 200 कैलोरीज को कन्वर्ट करके, डेल्टा ई में कन्वर्ट हो गया, अपन कैसे बताएंगे, उसमें साफ साफ कहा तो है कि अगर इतना कैलोरीज दूंगा तो बताओ वर्क डन कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन, अ सिस्टम इज प्रोवाइडेड, एक सिस्टम है अपने पास, ये फिर गिवन है, ये एक सिस्टम लिखो, अ सिस्टम इज प्रोवाइडेड 50 joules of heat and the work done on the system is 10 joules. A system is provided with 50 joules of heat and one work done on the system is 10 joules. Work done on the system is 10 joules. What is the change in internal energy? What is the change in internal energy? What is the change in internal energy? ठीक है, अब वायदा तो था नहीं, इसमें 10 जूल दिया, इसको 50 जूल दिया, तो इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हो जाएगा, 10 भी ऐड करो ये भी ऐड करो, मतलब ये भी ऐड किया 50, ये भी ऐड किया 10, तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा देंगे कंजर्वेशन के लिए, राइट, वो तो अपन ने कंजर्वेशन किया कि टोटल कितना हो जाएगा,
चल भाई दूसरा। अब अगर मान लो इसमें ना वर्क डन ऑन द सिस्टम लिखा था, अगर 50 जूल्स दिया और वर्क डन बाय द सिस्टम 10 हो गया, हाँ तो फिर 40 बचता है। बाय द सिस्टम दे दो आपको, राइट ना। अगर बाय द सिस्टम गिवन होता तो अपन 40 कर देते। कोई डाउट है तो बोलो। लेकिन अभी अपन को क्या दे रखा था कि आपने वर्क डन ऑन द सिस्टम किया, तो अपन ने 50 दिया, अगर बाय द सिस्टम गिवन होता तो अपन इसको माइनस कर देते और वो 40 हो जाता। हो गया, किसी का डाउट नहीं। दूसरा क्वेश्चन। जब मैं आपको वर्क डन का फॉर्मूला बना रहा था तभी आपको बता रहा था कि अपन वर्क डन कैसे बताते हैं। दूसरा एग्जांपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं। अ गैस ऑक्युपाइज 2 liters at STP. A gas occupies 2 liters at STP. It is provided. A gas occupies 2 liters at STP. It is provided 300 joules heat. It is provided 300 joules heat so that its volume changes. So that its volume becomes, we'll say, so that its volume becomes, so that its volume becomes 2.5 liter at 1 atmosphere. A gas occupies 2 liters at STP. It is provided 300 joules heat so that its volume becomes 2.5 liter at 1 atmosphere. Calculate change in its internal energy. Calculate the change in its internal energy. अराउंड 250 देख लो भाई, आंसर अराउंड 250 बता रहा है। हो गया। एक 249.5 वाला भी है, 249.4 मतलब 250 आ रहा है। कैसे कैलकुलेट किया? वॉल्यूम अपन को V1 गिवन था 2 लीटर एट एसटीपी, बाद में वो कर रहे कि वॉल्यूम 2.5 लीटर हो जाता एट 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो अपन लिखेंगे W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल 1 एटमॉस्फेयर इनटू V2 माइनस V1। दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? P एक्सटर्नल तो 1 एटमॉस्फेयर गिवन है,
वॉल्यूम अपन को कितना 2.5 लीटर गिवन था, माइनस कितना आ रहा है 2 लीटर गिवन है, तो ये एटमॉस्फेयर लीटर हो गया। कितना आएगा ये 0.5 आ रहा है, 2.5 इंटू -2, सो -0.5 आ रहा है, -0.5 एटमॉस्फेयर लीटर, या फिर अपन लिखेंगे दैट इज 0.5 इंटू 101 ना 0.325 एटमॉस्फेयर लीटर, मतलब इसको हाफ करेंगे तो 50.325 है ना ये, तो 50 पॉइंट कुछ ऐसे आ रहा है, 50.5 के आसपास, तो ठीक है ना। डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W था, Q कितना हीट दिया था उसमें 200 या 300 कितना गिवन था, कितना दिया था मैंने हीट 300 ना, तो 300 जूल्स ऑफ हीट दिया था, और ये भी अपन ने एटमॉस्फेयर लीटर को जूल्स में कन्वर्ट कर लिया, तो वर्क डन तो नेगेटिव आ रहा ना, तो ये 59.50.5 के आसपास आ रहा है, तो ठीक है ना, इट कम्स आउट टू बी 250, ठीक है, कितना जूल्स आ रहा है, बिल्कुल सही है, 50 के आसपास आंसर, 250 के आसपास आंसर आ रहा है, लो भैया, एवरीबॉडी गॉट इट, राइट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे लास्ट, छोटा सा, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन, calculate the work done when 5.6 gram of Fe is added to excess of dilute HCl. 5.6 gram of this is added to dilute HCl. तो बताओ भाई कितना वर्क डन होगा, what is the work done? अपन ने इसको ऐड किया, मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो कांस्टेंट प्रेशर मतलब इररिवर्सिबल प्रोसेस, इररिवर्सिबल प्रोसेस मतलब W is equal to P external into V2 minus V1. 5.6 ग्राम और अपन को ऐसे गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे, when 5.6 gram of Fe is dissolved in dilute HCl, ये प्रोडक्ट भी गिवन है अपन को at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, what will be the work done? इधर कुछ भी गैस नहीं था, इधर ये गैस है, मतलब सिस्टम का एक्सपेंशन हुआ, ये तो पता है, तो अपन ऐसे लिखते हैं P फिजिकल टू एनआरटी ना, तो इनिशियल वॉल्यूम थोड़ी होगा गैस का, फाइनल वॉल्यूम ही होगा जितना होगा, लिख लेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, क्या कांस्टेंट प्रेशर है ना, एक बीकर में ऐड किया ना आपने HCl ऐड किया,
या वाइस वर्सा, मतलब इसमें डाइल्यूट HCl था, उसमें 5.6 ग्राम Fe डाल दिया। तो मैंने बताया था ना कि आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं NRT से। इधर तो गैस नहीं था ना, तो इनिशियल वॉल्यूम तो अपन 0 लेंगे, ये वाला फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, तो गैस का एक्सपेंशन हुआ तो उससे अपन ने लिख लिया वो। डेल्टा टी आना चाहिए था, लेकिन अपन उसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कांस्टेंट है, बता देते हैं कितना प्रेशर। PV is equal to NRT। हो गया अपना आंसर। ये नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे और एडियाबैटिक वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो अभी थोड़ा होमवर्क करो आप। एक्सरसाइज 2 ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया था अपना, मतलब मैंने आपको होमवर्क दे रखा था। अच्छा, डाउट्स के लिए मैं पहले सेंटर पे बता देता हूँ, तो कल सुबह तुम लोग फोन करके पूछ लेना कि हम डाउट्स के लिए कल मुझे टाइम देता हूँ। मैं कल 1:30 या 2 o'clock के आसपास पहुंच जाऊंगा। 2 to 5 रहूंगा मैं। SP ब्लॉक के डाउट्स कर लेंगे फिर नेक्स्ट टाइम। SP ब्लॉक के कंप्लीट करो पूरा, एक्सरसाइज 1 and 3, और फिर अपन थर्मो की बात करेंगे। थर्मो के होमवर्क में सेक्शन 1 एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ABC कर लो। ABC सेक्शन 1 एक्सरसाइज 1 से पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ABC। बट S और P अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करने वाले हैं। चलो दैट्स ऑल है। थैंक यू।